स्वागत है आप लोगों का बनारस टेक्निकल पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे आरसीसी का। आरसीसी के सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे आरसीसी। इसमें जो आज टॉपिक होगा हमारा वो होगा, अभी तो डब्ल्यूएसएम का हमने पढ़ लिया बहुत कुछ, अब थोड़ा लिमिट स्टेट भी स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, एक बार लिमिट स्टेट से करेंगे, फिर एक बार डब्ल्यूएसएम से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे टॉपिक लिमिट स्टेट, लिमिट स्टेट मेथड, सीमा स्थिति विधि, सीमा स्थिति विधि। इससे पहले जो भी टॉपिक हुआ उस पर आप प्रैक्टिस करते रहें। इस वाले टॉपिक पे भी क्लास स्टार्ट करते हैं, दोनों का साथ साथ लेके चलेंगे। जहाँ डब्ल्यूएसएम का यूज होगा डब्ल्यूएसएम को लेके चलेंगे, एलएसएम का यूज होगा एलएसएम को लेके चलेंगे, और दोनों को साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते चलेंगे। और दोनों का इक्वेशन देखिए, डब्ल्यूएसएम से मैंने आपको सिंगली और डब्ल्यू बीम तो करा दिया, अब थोड़ा सिंगली और डब्ल्यू बीम तक पहुंच जाते हैं डब्ल्यूएसएम से एलएसएम से भी। फिर उसके बाद जो भी आएगा आपका बॉन्ड स्ट्रेस आएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का चैप्टर आएगा, डेवलपमेंट आएगा, कॉलम आएगा, स्लैब आएगा, तो उन सबको हम देखते चलेंगे, एक साथ ही पढ़ाते चलेंगे। दोनों को बारी बारी से, एक साइड में डब्ल्यूएसएम का, एक साइड में एलएसएम का, दोनों आप याद करेंगे। चलिए देखिए, अब क्या करते हैं, लिमिट स्टेट मेथड होता है कि जिसको एलएसएम बोलते हैं। तो एलएसएम है क्या, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए एलएसएम, डब्ल्यूएसएम में क्या होता था कि हमारा स्ट्रक्चर जरा सा भी क्रैक हुआ या फिर थोड़ा सा भी बेंड हुआ, हम उसको फेल मान लेते थे, यानी कि वहीं तक हम उसको यूज करते थे, उसके बाद स्ट्रक्चर को हम यूज नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा एलएसएम के केस में कि अगर उसमें क्रैक आ रहा है, फेल बेंड हो रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसको तब तक यूज करना है जब तक कि वो फेलियर कंडीशन तक ना आ जाए। एक सीमा होती है कि यहाँ तक हमको यूज करना है। अगर क्रैक आया हुआ है तब भी हम उसको यूज करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा बेंड हुआ है तब भी उसको हम यूज करेंगे, डिफ्लेक्शन आया तब भी यूज करेंगे, थोड़ा सा टार्जन है तब भी उसको यूज करेंगे, टॉर्जन की वजह से मरोड़ आ गया है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एक लिमिट है कि कहाँ तक हम उसको यूज करना है। जबकि देखिए टंकी के केस में ये मेथड हमें नहीं ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। टंकी के केस में मेथड ये ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए नहीं होता है कि जो वाटर टैंक होता है उसमें पानी भरा होता है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा क्रैक होगा तब भी वो सर्विसिबिलिटी लाएगा, उसको हम एज्यूम करेंगे कि वो सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रैक आएगा तो वो पानी टपकने लगेगा उसमें से, तो उस कंडीशन में हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। वहाँ पे डब्ल्यूएसएम मेथड से ही किया जाता है टंकी वगैरह का डिज़ाइन, तो यहाँ पे इसको नहीं कंसिडर करते हैं। अब देखिए बात करते हैं, इसमें दो चीज़ें मेन आपको याद करने वाले, नोट करके। ये चीज़ तो हमें बता दिया कि लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है। ये ऐसा मेथड है जिसके अंडर में कोई भी स्ट्रक्चर का डिज़ाइन किया गया है तो उसको तब तक हम यूज करेंगे जब तक कि वो फेल ना हो जाए, यानी उसे एक लिमिट तक फेलियर उसमें होना चाहिए। क्रैकिंग होगा तब भी यूज करेंगे, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा तब भी यूज करेंगे, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर में। अब ज़रा इनके में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज होने वाला है उसको देख लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या क्या यूज होने वाला है, देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहला कंक्रीट के लिए बात करें, कंक्रीट में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करेंगे वो होगा 1.5। स्टील की बात करें तो स्टील में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो यूज करेंगे 1.15। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसलिए यूज करते हैं ताकि एक हमें वो मिल जाए कि यहाँ तक, इस लिमिट तक हम इसको यूज कर सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं करेंगे। डिजाइन करते समय में ये चाहिए होता है, ठीक है, इतना है। तो जैसे कंक्रीट का अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना है तो उसमें अगर सिग्मा सीबीसी की अगर बात कर लेंगे कितना होगा, इस तरह से स्ट्रेस इन स्टील कंक्रीट बात कर रहे हैं, स्ट्रेस इन कंक्रीट की बात कर लें तो कितना होगा। तो मैंने क्या बोला 1.5, किसका, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसमें 1.5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे एफ सी के अपान में 1.5 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा नियर अबाउट 0.6667 FCK। ये होगा स्ट्रेस इन कंक्रीट। जब हम डिजाइन करेंगे तब के लिए, डिजाइन पर्पज के हिसाब से। अब देखिए मटेरियल हमारा और भी ज़्यादा सेफ हो, इसके लिए इसमें एक बार और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि एक बार और डिवाइड करेंगे तो 0.667 FCK डिवाइड बाई 1.5 कर देंगे तो ये आ जाएगा नियर अबाउट आपका 0.444, चलिए ज़्यादा ना करें, 45 FCK, इतने तक आता है कंक्रीट के केस में। स्टील की बात करें
स्टील के केस में अगर स्ट्रेस देखें, स्ट्रेस इन स्टील, ये स्ट्रेस इन कंक्रीट, स्ट्रेस इन स्टील, तो इसमें क्या होगा, एफ सी के अपान कितना हो जाएगा, एफ सी के अपान 1.15 हो जाएगा। तो इसको देखेंगे 1.15 डिवाइड करेंगे, 1.15 डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 0.8667 एफ सी के। तो इसी को अप्रॉक्स ले लेते हैं 0.87 एफ वाई। एफ सी के है तो एफ सी के की जगह एफ वाई रख देते हैं, यील्ड स्ट्रेस, तो ये एफ वाई हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। कंक्रीट के केस में स्ट्रेस कितना लेंगे, स्ट्रेस इतना लेके हम डिजाइन करेंगे, और इसके स्टील कंक्रीट के केस में स्ट्रेस कितना लेके चलेंगे, इतना लेके चलेंगे। जबकि WSM के केस में क्या करते थे हम, जैसे इसकी जगह स्ट्रेस लेने के लिए क्या करते थे हम, सिग्मा CBC लेते थे। CBC इक्वल टू क्या होता था, सिग्मा CBC लेते थे। CBC इक्वल टू क्या होता था कि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते थे, लेकिन कम रहता था। कितना रहता था, FCK/3 ज़्यादा हो जाता था, ज़्यादा सेफ हो जाता था। इसमें क्या करते थे 0.87 अपान 1.78 करते थे, सॉरी FY अपान 8.7 करते थे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता था। जैसे 415 था, FY 415 था, FE 415 था, इसमें डिवाइड करते थे कितना आ जाता, नियर अबाउट 230 के लगभग आ जाता था। तो इस सब चीज़ को हमें ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे जबकि उतना नहीं आएगा, और ज़्यादा आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा डिजाइन कर। जब हम इसको पढ़ने लगेंगे ये सब चीज़ें हमें रट जाएगी, याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस फिलहाल याद करनी है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की कंक्रीट के लिए 1.5, स्टील के लिए 1.15, इतना याद करना है। उसके बाद लिमिट स्टेट का हम देख लेंगे क्या क्या वो है, अजम्पशन क्या है, और इसमें मेथड कौन कौन से हैं। लिमिट स्टेट में भी 2-3 प्रकार के मेथड हैं, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी। इतनी चीज़ों को हम लेके चलेंगे इसमें। इतनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझ में आ गया होगा आप लोग को। आई थिंक फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम WSM में भी यूज करते थे और यहाँ भी यूज कर रहे हैं। तो देखिए, बात करते हैं इसके एजम्पशन की। इम्पॉर्टेंट है, ये आता है लिखने के लिए। तो देखिए, पहला एजम्पशन तो वही होगा जो WSM हुआ करता था कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, यानी कि अगर कोई खंड बेंडिंग से पहले प्लेन है तो बेंडिंग के बाद भी क्या होगा, समतल ही होगा। यदि कोई धरण खंड या खंड ही मान लो, चलो कोई खंड बेंडिंग से पहले प्लेन है तो बेंडिंग के बाद भी प्लेन ही होगा। ठीक, पहला कंडीशन तो यही था। अब वो इसका फिगर मैंने वहाँ पहले बता रखा था, तो यहाँ बताना कोई जरूर वो नहीं है। प्लेन सेक्शन रिमेन बेंडिंग आफ्टर बेंडिंग, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। हाँ, अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है इसमें कि जो कंक्रीट होगा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम निगलेक्ट करेंगे। कंक्रीट में कोई तनन सामर्थ्य नहीं लगेगा, कंक्रीट में कोई तनन नहीं आएगा। कंक्रीट में कोई तनन का विचार नहीं होगा, यानी कि इसको कंसीडर ही नहीं करते कि कंक्रीट में हमारा टेंशन फोर्स आता है, जबकि आता है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट कंडीशन की इसकी बात करें, अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि कंक्रीट में कितना स्ट्रेन आता है, मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आता है बेंडिंग, ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेन कितना आएगा मैक्सिमम, तो 0.0035 आता है, यानी कि 0.35% आता है, 0.35% आता है। देखिए, जो कंक्रीट है उसका आउटर मोस्ट एज पे कितना मैक्सिमम स्ट्रेन आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट कहाँ पे, आउटर एज पे, वो कितना होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा, पहले जो साइज था उस साइज का 0.35% होगा, या फिर इसको बोल सकते हैं 0.0035 स्ट्रेन आएगा इतना।
जो साइज़ था, साइज़ का मल्टीप्लाई कर देंगे, स्ट्रेन निकल जाएगा हमारा। उसका 0.0035 आएगा स्ट्रेन, जो इसमें आएगा। स्ट्रेन का कोई वो नहीं होता है, आप लोग जानते हो, यूनिट नहीं होता है। तो स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इतना होगा ड्यू टू किसकी वजह से? बेंडिंग की वजह से। ड्यू टू बेंडिंग की वजह से आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पर जो आउटर एज पे, आउटर एज का मतलब देखिए ये हुआ, जैसे सेक्शन है तो इसके इस वाले पार्ट पे कितना आएगा वो चीज़ बता रहा है। इस वाले पार्ट पे, सबसे ऊपर वाले पार्ट पे जो कंप्रेशन आएगा कितना आएगा? 0.0035 आएगा, ठीक है, ड्यू टू बेंडिंग। इन बेंडिंग के केस में, बेंडिंग के केस में इतना आएगा, ठीक है। अब बाकी देखते हैं कि डायरेक्ट बेंडिंग, एक तो बेंडिंग के केस में आ गया, बेंडिंग स्ट्रेस में आ गया, बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से इतना आ रहा है। डायरेक्ट कंप्रेशन कितना होगा? इसी में एक और होगा डायरेक्ट कंप्रेशन, अभी जब इसका फिगर बनाएंगे तब बढ़िया समझ आएगा। डायरेक्ट कंप्रेशन याद रखेंगे अभी फिलहाल, ये ऑब्जेक्टिव वाला जो पेपर होंगे आपको इसमें पूछ सकता है ये कि मैक्सिमम बेंडिंग, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट बेंडिंग की वजह से कितना होगा? 0.0035, या फिर परसेंटेज में बोलेगा तो 0.35%। अब मैक्स डायरेक्ट कंप्रेशन की वजह से जो स्ट्रेन होगा, डायरेक्ट कंप्रेशन में स्ट्रेन कितना होगा? डायरेक्ट कंप्रेशन की वजह से जो स्ट्रेन होगा वो होगा आपका ड्यू टू डायरेक्ट कंप्रेशन जो स्ट्रेन होगा वो स्ट्रेन आपका हो जाएगा 0.2%, या फिर इसको बोलेंगे 0.002। इस तरह से 0.2% या फिर 0.002 इतना हो जाएगा डायरेक्ट कंप्रेशन की वजह से। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। बेंडिंग की वजह से कितना होगा? बेंडिंग की वजह से 0.0035, बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन जनरेट होगा इतना होगा। डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन जनरेट होगा 0.2%, यानी 0.002 हो जाएगा। इतना याद रखेंगे। अब इसके बाद डिजाइन पर्पज़ के वजह से जो स्ट्रेंथ आएगा हमारा इसमें, तो स्टील में जो स्ट्रेस लेंगे वो लेंगे कितना? 3rd 4th स्ट्रेस इन स्टील is taken 0.6 times of 0.6 type of characteristic strength। देखिए, जो स्टील में जो स्ट्रेस लेंगे डिजाइन करते समय या फिर कैलकुलेशन करते समय, जो स्टील में स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेस की बात करो, स्ट्रेन की नहीं, तो वो कितना होगा? 0.67 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी FY का 0.67 टाइम्स ऑफ 67 कंक्रीट के लिए है ये, तो स्टील के लिए 87 टाइम्स हो जाएगा। स्टील के केस में 0.87 टाइम्स हो जाएगा, 0.87 हो जाएगा। ये तो इस कंक्रीट के लिए बताया था मैंने, 0.87। देखिए, अब यहाँ पे ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी जब हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे भी एजम्पशन में ये भी लिखना पड़ेगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहला कंक्रीट के लिए कितना लेंगे? 1.5। बी स्टील के लिए कितना लेंगे, यानी रेनफोर्समेंट के लिए कितना लेंगे? 1.15। इतना हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे। तो ये जो लाइन अभी हमने ये वाला लिखा है तो वो इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से काम हो जाएगा कि स्टील में जो स्ट्रेस लेंगे वो 0.87 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेंगे। हाँ, एक चीज़ और, इतना हो गया। इसके बाद एक और लाइन लिखेंगे इसमें, इसमें एक लाइन और लिखेंगे, कंक्रीट में वन 1.67 टाइम्स आप लेते हैं, FCK लेते हैं, बट डिजाइन करने के लिए, बट इसको ओवर सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, बट सेफ्टी पर्पस से, सेफ्टी के लिए अगेन इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं।
अगेन डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS। तो कितना हो जाएगा 0.67 FY FCK है, FCK है। तो इसमें जब डिवाइड कर देंगे आपका 1.5 से, तो फिर आ जाएगा 0.445 FCK। तो इसी को ले लेते हैं 0.45 FCK, इतना लेके चलते हैं। किसके लिए है? अब जो हमारा कंक्रीट है थोड़ा उस ब्रिटल मटेरियल है, तो उसको फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको 2 बार फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके और ज़्यादा सेव कर देते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर फेल ना होने पाए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आधे से भी आधा हो गया कि नहीं उसका स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से होता है इसमें आपका लिमिट स्टेट मेथड में, लिमिट स्टेट मेथड में इतनी सारी आपका वो हो गया कंडीशन हो गई। इसमें एक और कंडीशन होगा कि अभी स्ट्रेंथ तो मैंने स्टील में कंक्रीट में बता दिया कितना होगा, ये कंक्रीट में तो स्टील स्ट्रेंथ बता दिया, लेकिन स्टील में कितना होगा वो वाला भी बता देते हैं। अभी ये चीज़ ना अभी हवा में चल रही है, जब इसका फिगर बना के समझाएंगे तब अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए 7 वाला जो है स्टील में कितना स्ट्रेन होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील। देखिए ये सब इनका एजम्पशन है, इससे ज़्यादा होगा तो हम स्ट्रक्चर को फेलियर मानेंगे। तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील जो होगा वो होगा आपका, अभी तो आपने स्ट्रेन वो जानते होगे आप कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक। अब फिर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाते हैं तो क्या करते हैं, ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब स्ट्रेन निकालना तो क्या होगा, सिग्मा अपन ई हो जाएगा, ठीक। सिग्मा अपन ई, सिग्मा क्या है, ये स्टील के लिए बात कर रहा हूँ, तो स्टील के लिए, तो स्टील के लिए सिग्मा कितना होगा, अभी मैंने बताया था, ये कहाँ लिखवाया था ऊपर कहीं, यहाँ नीचे, ये 0.87 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, तो 0.87 FY अपन ई हो जाएगा, ये स्ट्रेन होगा। लेकिन अभी इसमें मैक्सिमम की बात किया, ये तो ओरिजिनल स्ट्रेन इसका आएगा जो आने वाला है, लेकिन मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ तो उसमें कुछ जो 2% हमने ये वाला इंक्रीज किया, ये वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा 2% वाला, तो 2% वाला यहाँ ऐड हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेन जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.87 FY अपन ई प्लस 0.002, ये हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील। स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेन इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये सब ऑब्जेक्शनल वाला ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील कितना होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना होगा, और डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा, और बेंडिंग की वजह से स्ट्रेन कितना होगा, वो 0.0035 जो लिखवाया था वो वाला हो गया। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना प्रोवाइड करते हैं स्टील में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट में। ये सब तो बहुत रिपीटेटेड क्वेश्चन है, ये सब आते हैं बहुत बार ऑब्जेक्टिव में, जब कंपटीशन एग्जाम देंगे तब। अभी तो शायद बोर्ड का भी एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, तो ऑब्जेक्टिव आएंगे तो ये सब चीज़ें ही पूछा जाएगा, ये सब चीज़ें मोस्ट आप याद रखेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला देखेंगे टाइप ऑफ लिमिट स्टेट मेथड के कौन कौन से टाइप हैं, कितने प्रकार के उस पर कंडीशन पे हम विचार करते हैं, वो चीज़ें देखेंगे, इसको इरेज करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अगर ये LSM है, इसके टाइप कितने होंगे, 3 प्रकार के होंगे बेसिकली, और उनमें 2 पे ज़्यादातर विचार हम करेंगे। एक होगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। थर्ड है लिमिट स्टेट, सेकेंड है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। नेक्स्ट है लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो देखिए इन पे ज़्यादा विचार नहीं किया जाता, मेन हमारा ज़्यादातर विचार इन्हीं 2 पे किया जाएगा। अब देखिए इनके फेलियर कंडीशन कौन कौन से हो सकते हैं, फेलियर कंडीशन किन किन वजह से इनको फेलियर कंडीशन में माना जाएगा, ये तो ये हुआ। इसके अंदर में फेलियर कंडीशन कौन कौन से हुए देखते हैं। डायरेक्ट शियर, अगर शियर की वजह से फेल हो रहा है तो ये भी फेलियर कंडीशन में माना जाएगा।
फ्लेक्चरर आ रहा है कोलैप्स के कंडीशन में, फ्लेक्चरर आ रहा है, टॉर्जन आ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ फेल हो रहा है, तो ये सब सारी फेलियर कंडीशन आएंगे इसमें। देखिए इसमें क्या होगा, शियर, टॉर्जन, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और कोलैप्स। इसमें कोलैप्स हो जा रहा है स्ट्रक्चर, तब भी बोलेंगे कि फेलियर कंडीशन में है। ये इतनी सारी चीज़ें हैं इनके केस में। किसके केस में फेलियर कंडीशन कौन कौन सा होता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स वाले में फेलियर कंडीशन किसके किसके ऊपर विचार करेंगे, हम विचार करेंगे शियर, टॉर्जन, बॉन्ड और कोलैप्स के ऊपर विचार करेंगे। एक होगा आपका फ्लेक्चरर, यानी बेंडिंग की वजह से भी हो रहा है तो भी इसी में उसको लेके चलेंगे। फ्लेक्चर बेंडिंग की वजह से भी अगर फेलियर हो रहा है तो वो इसी के कंडीशन में लेंगे। ठीक है, यानी कि अगर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करें तो वो किस किस चीज़ों पर विचार किया जाएगा, किस लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करें तो किन किन चीज़ों पर विचार किया जाएगा, शियर पर विचार किया जाएगा, टॉर्जन पर विचार किया जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर विचार किया जाएगा, कोलैप्स यानी अचानक से गिरने का विचार किया जाए, फ्लेक्चर यानी बेंडिंग पर विचार किया जाए, डिफ्लेक्शन, ये चीज़ें आ गई इसमें। डिफ्लेक्शन और देखिए बेंडिंग है, फ्लेक्चरर है, तो ये सब चीज़ें इसमें यहाँ पे विचार कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। इसमें जो फेलियर कंडीशन होगा किस किस चीज़ों पर विचार करेंगे। देखिए ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इसमें से ज़्यादा ये सब सारे न्यूमेरिकल करते समय में चीज़ें समझ में आएंगी, और ये फेलियर कंडीशन आपको याद रखने हैं। आप ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ सकता है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में फेलियर कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, तो ये सारी है बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी फिजिकली कोई चीज़ टूट रहा है एकदम से तो वो चीज़ जो चीज़ दिख रहा है कि हाँ टूट गया है ये, तो वो कोलैप्स में आ जाएगा, यानी टूट ही गया पूरा। और सर्विसिबिलिटी में क्या होगा फेलियर कंडीशन, देखिए सर्विसिबिलिटी में मतलब कि ऐसा फेलियर कंडीशन जिसकी वजह से थोड़ा बहुत अगर फेलियर आता है तो हम उसको सर्विस में ले सकें, तो वो कौन कौन सा है। देखिए डिफ्लेक्शन अगर होगा, डिफ्लेक्शन होगा तब भी हम स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन मतलब आप समझते हो क्या बोलते हैं हिंदी में, विस्थापन, जो भी है देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अगर वाइब्रेशन हो रहा है, उसमें वाइब्रेट कर रहा है वो, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्रैकिंग आया है, ये भी फेलियर कंडीशन का इसमें सर्विसिबिलिटी वाले में देखा जाएगा, क्रैकिंग पे भी विचार किया जाएगा कि क्रैकिंग ना हो। और एक का एक्सेसिव, देखिए एक होगा एक्सेसिव वाइब्रेशन, अगर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे आपका वो ओवर ब्रिज है तो उस पर अगर ट्रेन वगैरह या फिर बस वगैरह ट्रक वगैरह जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता है। फिलहाल वो लिमिट स्टेट से नहीं बना होता है, आपका वो अलग मेथड होता है आपका प्री स्ट्रेस वाला, तो उस पर नहीं है। और देखिए यहाँ पे देखा जाएगा एक्सेसिव वाइब्रेशन अगर हो रहा है, वाइब्रेशन मतलब ज़्यादा उसमें कंपन हो रहा है। क्रैकिंग मतलब आप समझ ही रहे हो, कोई चीज़ होता है उसमें देखेंगे आप लोग क्रैक जनरेट हो जाता है, दरार पड़ जाता है। डिफ्लेक्शन मतलब आप लोग डिफ्लेक्शन हो गया, वो चीज़ हो गया, हिंदी नहीं आ रहा है फिलहाल उसका। देखिए और नेक्स्ट आपका जो होगा कोरोजन, यानी कि उसमें जंग लग जाए, कोरोजन ये भी है। ये किसकी कंडीशन है, देखिए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी का कंडीशन, फेलियर कंडीशन इतने पे विचार करेंगे, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, एक्सेसिव वाइब्रेशन, कोरोजन। और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स वाले में फेलियर कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, यानी फेल होने का कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है, वो हो सकता है शियर, टॉर्जन, बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी ये बंधा हुआ है ये इसकी बॉन्ड कम हो जाए यानी टूट जाए। और नेक्स्ट है आपका फ्लेक्चरर में हो जाएगा। और सर्विसिबिलिटी वाले में क्या क्या कंडीशन है, फेलियर कंडीशन जब मानते हैं हम, डिफ्लेक्शन हो सकता है फेलियर के कारण, क्रैकिंग हो सकता है, एक्सेसिव वाइब्रेशन हो सकता है, ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो वो टूट जाएगा, कोरोजन हो सकता है, जंग लग जाए। हमारा जो स्ट्रक्चर हमने यूज किया है स्टील का यूज किया तो उसमें ज़्यादातर जंग लगने के चांसेस होते हैं बारिश वगैरह में, तो उस चीज़ पर विचार किया जाएगा। लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी पर उतना ध्यान वो नहीं करेंगे, यानी ड्यूरेबिलिटी में क्या हुआ कि उसको कितने टाइम तक हम अच्छे से यूज कर सके, ड्यूरेबल हो, ज़्यादा लोड ले, ये सब चीज़ें हैं। इतनी हो गई। अब इसके बाद ज़रा हम इनके स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर लेंगे। यहाँ तक तो हमारा ठीक है, हमने लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ ड्यूरेबिलिटी समझ लिया, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, पूछ सकता है इसमें कि कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव में तो ये आता ही आता है, श्योर है कि इनमें से पूछेगा कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या क्या कंडीशन, फेलियर कंडीशन हो सकता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या क्या फेलियर कंडीशन हो सकता है, इतनी चीज़ें होगी। ठीक है,
देखिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो है आपका टूट फूट है सुरक्षा की दृष्टि से, और ये सर्विसबिलिटी यानी कि उसको प्रयोग करने की वजह से ड्यूरेबिलिटी आपका होगा कितने टाइम तक हम उसको यूज कर सकें। नेक्स्ट बात करेंगे, इसको इरेज करेंगे। अगला आप चलते हैं आपके टॉपिक पे, अब थोड़ा स्लो चलेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें एनालिसिस कर लेते हैं बीम का, फिर न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये सारा चीज़ कैलकुलेट करके देखेंगे। अब बीम पे बात करते हैं, किस बीम की, सिंगली बीम की बात करेंगे। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन की बात करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा कि एक इधर बीम बनाते हैं, बीम बनाते इधर देखते हैं क्या होता है। बी ये हो गया और आपका ये बी होगा। यहाँ पे मान लेते हैं हमने स्टील यूज किया है, तो ये वाली लाइन आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से यहाँ तक डी हो गया। डी वाला ही देखेंगे क्या है। और उसके बाद देखिए इसमें तीन चीज़ें बनाएंगे, एक स्ट्रेस डायग्राम, एक स्ट्रेन डायग्राम और एक तो ये फिगर है डायरेक्ट, एक स्ट्रेन डायग्राम, एक स्ट्रेस डायग्राम। पहले स्ट्रेन डायग्राम बना लेते हैं। तो स्ट्रेन डायग्राम देखिए नीचे तक बनेगा, स्ट्रेन पूरा नीचे तक बनेगा। यहाँ पर मान लेता हूँ इसका न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या हुआ आपका स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम। तो देखिए स्ट्रेन डायग्राम मैंने बोला था आउटर मोस्ट फाइबर पे, आउटर मोस्ट फाइबर मतलब सबसे ऊपर वाले फाइबर पे जो स्ट्रेन होगा मैक्सिमम कितना होगा, वो होगा 0.0035। स्टील में कितना बोला था, स्टील नीचे है तो यहाँ पर मैक्सिमम जो स्ट्रेन होगा कितना होगा, मैक्सिमम स्ट्रेन स्टील में कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 0.87 FY, 0.87 FY अपान E प्लस 0.002 यहाँ पे हो जाएगा। एक और मैंने बोला था डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से, जो डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन जनरेट होगा डायरेक्ट कंप्रेशन में। डायरेक्ट कंप्रेशन यानी जहाँ पे कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रेन होगा कितना होगा 0.002। ठीक। और देखिए अभी तो स्ट्रेन डायग्राम होगा, स्ट्रेस डायग्राम जरा बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग बनता है, WSM में अलग बनता था, यहाँ पे अलग बनेगा। यही तो थोड़ा खेल है यहाँ पे कि हम उसको मैक्सिमम लिमिट तक यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन डायग्राम बनेगा देखिए ऐसा बनेगा। ये हुआ, ये आपका स्ट्रेस के लिए हो जाएगा, स्ट्रेस के लिए हो जाएगा। किसके स्ट्रेस के लिए, आपका ये यहाँ लिख लेते हैं स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम देखिए ये एरो जो बना है किसके लिए है, स्टील के लिए है। स्टील के लिए तो कितना स्ट्रेस इसमें आया था, 0.87 FY आया था। अब इसी को लेकर कंसीडर करेंगे, यहाँ पे फार्मूला चेंज रहा करेगा, रहेगा सेम वही फार्मूला, बस फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर करके यूज किया जाएगा। और देखिए इधर थोड़ा सा खेल है कि ये वाला जो डायग्राम होता है यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ये होगा 0.45 FCK। ठीक, रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ से यहाँ तक होता है। फिर इसके बाद ये होता है कर्व शेप में, ये पैराबोलिक शेप में यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे स्ट्रेस आके 0 हो जाता है। तो यहाँ पे यही थोड़ा खेल है, यहाँ पैराबोलिक को भी लेके कंसीडर करते हैं। एरिया पैराबोलिक निकालने के लिए क्या करते हैं, 2/3 × B × H करते हैं। तो यहाँ से उसको भी देखा जाता है। और देखिए ये वाली दूरी अलग होती है, ये वाली दूरी अलग होती है, x ये अलग होता है। उस चीज़ को हम ध्यान देते हुए चलेंगे। देखिए इसको मान लेते हैं, अगर यहाँ मान लूँ यहाँ से यहाँ तक का अगर ये x है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक x हो गया, तो ये बचा हुआ कितना है, ये है d-x। रिमेनिंग पार्ट हमारा d-x ही तो होगा, टोटल d था। यहाँ से यहाँ तक मैंने बोल दिया x है, न्यूट्रल एक्सिस ये था, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। तो न्यूट्रल एक्सिस तक के डेप्थ को मैंने बोल दिया x, और उसके नीचे जो स्टील तक की बचा उसको बोल दिया d-x। ये तो एनालिसिस हो गया स्टील का। अभी देखिए इसका अलग निकलेगा डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस अलग निकलेगा। वो कैसे निकलेगा उसको भी हम बताएंगे आपको डिराइव करके, कितना कितना कैसे कैसे आएगा। अभी फ़िलहाल हम एक्चुअल क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक मिनट देखिए इसमें ना होता क्या है कि
उस वाले में फार्मूला में जब WSM पढ़ते तो वहाँ पे मैं एक्चुअल डेप्थ निकालने में थोड़ी दिक्कत होती थी, यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ का डिराइव करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी सारा इजी है। देखिए देखते हैं, और जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे उसको बोलेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, थोड़ा सा चेंज, इसको बोलेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि इसको बोलते हैं XU लिमिटिंग, जबकि ये इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये होता है, इसी को XU लिमिटिंग बोलते हैं WSM LSM के केस में। WSM के केस में इसको बोलते थे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इतना याद रखेंगे, इसको बोलते थे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, या फिर यहाँ कामा लिख के लिख सकता हूँ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। समझने के लिए है, इसको बोल सकते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस समझने के लिए। देखिए तो होगा क्या, स्ट्रेन डायग्राम से हम थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर किसमें स्ट्रेन डायग्राम है, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी इन स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम में सिमिलर प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, अप्लाई सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी इन स्ट्रेन डायग्राम, ये इस डायग्राम में। तो देखिए कैसे हो सकता है, ये हो सकता है कि 0.0035 अपान XU लिमिटिंग हो सकता है, इसको अगर X था इसको XU लिमिटिंग बोलूँ तब हो सकता है कि नहीं, 0.0035 अपान XU लिमिटिंग इक्वल टू क्या होगा कि 0.87 FY। देखिए इसके बाद स्टील की तरफ चले जाएं तो 0.87 FY अपान E प्लस 0.002, ये तो एक पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये तो एक हुआ, ये इसके अपान D-X भी करेंगे कि नहीं, इसके अपान D-X, तो D-X क्या है, XU लिमिटिंग हो जाएगा, ये जो X है XU लिमिटिंग हो जाएगा, इसे भी लिखेंगे यहाँ बटे करके D-XU लिमिटिंग। इतनी फार्मूला है इसके लिए। देखिए बहुत छोटा सा फार्मूला याद जाएगा, माइनर सा, वो तुरंत याद करेंगे तुरंत आएगा। यहाँ पर आपको WSM की तरफ बहुत बड़ा फार्मूला याद नहीं करना है, यही तो फायदा है लिमिट स्टेट का, फार्मूला बहुत छोटे छोटे होते हैं, बस इसको डिराइव करके छोटा लाना है। कैसे आया वो इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट बता देता कि XU लिमिटिंग इक्वल टू होगा 0.48 हो जाएगा, 0.48D हो जाएगा आपका उसके लिए, Fe415 के लिए। XU लिमिटिंग हो जाएगा XU और 0.46 हो जाएगा, 46D हो जाएगा आपका Fe500 के लिए, और 0.53 हो जाएगा Fe250 के लिए। ये तो मैं डायरेक्ट बता सकता है, लेकिन ये चीज़ आया कैसे वो चीज़ तो पहले आपको बता दूं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो डायरेक्ट आपने लिखा दिया। और मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि ये आपका IS कोड ने दिया हुआ है, सच बात है दिया भी है, लेकिन उन्होंने कैलकुलेट करके तब सारी चीज़ें दी रहती है। बहुत ही कम चीज़ें होती है जिनको बिना कैलकुलेट किए दिए रहते हैं। तो इनको देख लेते हैं हम कैसे कैलकुलेट करके उन्होंने ये चीज़ लाया हुआ था, नहीं तो हम डायरेक्ट इतना याद करते थे। देखिए XU लिमिटिंग निकालना था, 0.48 है, यहाँ ग्रेड देख लेंगे कौन सा, सीधे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आया हमारा बस D का। D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, और वही चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अब इनका जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कितनी कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक। इनको या फिर वैल्यू पुटअप कर दें, इनका सारा वैल्यू पुटअप कर दें कितना कितना आएगा यहीं पे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर भी देखते हैं। तो देखिए ये वाला टर्म्स इधर कर दूँ, यानी D-XU लिमिटिंग अपान XU लिमिटिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.87 FY अपान E प्लस 0.002 अपान ये वाला इधर ट्रांसफर हुआ 0.0035, इतना हुआ। अब देखिए E की वैल्यू स्टील के लिए तो फिक्स होता है, चेंज होता नहीं हमेशा, तो उसको मानते हैं E की वैल्यू कितना होता है। इधर वाला इरेज करके ऊपर से करेंगे, थोड़ा जगह कम पड़ सकता है तो ऊपर से करेंगे, यहाँ से इरेज करेंगे थोड़ा। आप लोगों तो वैसे भी देख ही लिया होगा कि यहाँ तक क्या है, तो ऊपर से करेंगे। इसके बाद देखिए E का वैल्यू आप लोग जानते ही हो कितना था, 2.1 या 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm
स्क्वायर, इतना होता है ई का वैल्यू। ई का वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ई का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, चलिए 2 ही मान के चलते हैं। ई का वैल्यू पुट करेंगे इस वाले फार्मूला में, इसमें ई का वैल्यू पुट करते हैं और फिर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा। आप लोग करते रहना, मेरे पास तो है कैलकुलेशन, इसलिए मैं याद भी है इसलिए नहीं कर रहा हूँ। आप लोग करेंगे तो सही आएगा, जितना मैं लिखा रहा हूँ उतना ही आएगा। देखिए 0.87 FY हुआ, अपान में 2 × 10⁵ हुआ, प्लस में 0.00, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इसको भी इरेज करते हैं, उसको बाद में देख लेंगे क्या था, ज़रूरत पड़ेगी तो फिगर बना लेंगे। तो इधर हो जाएगा d माइनस XU लिमिटिंग अपान XU लिमिटिंग इक्वल टू 0.87 FY अपान 2 × 10⁵ प्लस 0.002 अपान 0.0035। इतने चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, यह आ जाएगा d माइनस XU लिमिटिंग अपान XU लिमिटिंग इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो ये आ जाएगा आपका 0.87 FY प्लस 1100 अपान 700, 1100 अपान 700। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, 0.27 इतने को पूरा सॉल्व करेंगे तो प्लस में 1100 आ जाएगा। अब ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन था नीचे आकर 35 गुना का 70 हो जाएगा। अब 10⁵ था तो 2 तो 3 4 तो कैंसिल आउट, फिर इसके बाद इसके साथ ये ऐड हो जाएगा। और ये पॉइंट हटाने के लिए फिर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं, इसलिए यहाँ 1100 होगा, यहाँ 700 बचा। ठीक है, अब देखिए आपके पास वैल्यू क्या आया, आपके पास वैल्यू आया, इसको सॉल्व किया हमने तो XU लिमिटिंग। आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर लेना कि आ भी रहा है कि सर ने ऐसे ही बता दिया। ये हो जाएगा 0.87 FY प्लस 1100 अपान ये हो जाएगा 700। अब देखिए एक तो फार्मूला यहीं पे छोड़ के हो जाता है। अब क्या करें, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको और इजी बना के, जैसा मैंने अभी लिखवाया हुआ था नीचे, उस तरीके से इसको कर दें। तो उसी तरीके से करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जैसा हमने बोला था, देखिए एक चीज़ और, अब जैसा बोला हुआ था उसी तरह से करेंगे। अब इसको चाहे तो रिवर्स कर दें, दोनों जगह से XU लिमिटिंग कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं, दोनों जगह से XU लिमिटिंग कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद इसको डिवाइड करके कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें एरर हो रहा है क्योंकि वैसे कैलकुलेशन मैंने किया आ नहीं रहा है। हाँ सॉरी, एक चीज़ गलती हुआ, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ मैं। देखिए क्या कर सकते हैं, इसको d अपान XU लिमिटिंग कर सकते हैं, और ये माइनस वाला टर्म माइनस XU लिमिटिंग अपान XU लिमिटिंग हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा इधर, इसको सॉल्व करें ज़रा तो कितना आएगा 0.87 FY 2 दूना के 4, देखिए 3 पे है तो ये 400 हो जाएगा प्लस 400 अपान में हो जाएगा 35 गुना के 70 और ये एक बचा 700 हो जाएगा। ये इतना आया हुआ था। अब देखिए ये 1 हो जाएगा कि नहीं, तो d माइनस XU लिमिटिंग माइनस 1 इक्वल टू 0.87 FY प्लस 400 अपान 700। ये हुआ, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा d अपान XU लिमिटिंग इक्वल टू हो जाएगा 0.87 FY प्लस 400 अपान 7 प्लस 1। तो देखिए ये 7 एकम 7, ये 1700 हो जाएगा, सॉरी 1100 हो जाएगा मल्टीप्लाई अगर सॉल्व करें इसको तो d अपान XU लिमिटिंग इक्वल टू हो जाएगा 0.87 FY प्लस 1100 अपान 700। ये आ गया है आपका फार्मूला। ये इस तक आपका ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका ऑप्शन में ऐसा भी फार्मूला दे सकता है XU लिमिटिंग का निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से भी कैलकुलेट करेंगे। और देखिए इसको और इजी करते हैं, XU लिमिटिंग ही हमें चाहिए होगा, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो देखिए कितना होगा 700 इंटू डी, 700 इंटू डी अपान 0.87 FY प्लस 1100, ये हुआ। ठीक, अब देखिए इधर वाला चीज़ें इरेज करेंगे, इधर की चीज़ें इरेज करेंगे, पीछे से आप लिखते चलेंगे, हम इरेज करते चलेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे
कि फॉर FE415 तो FY इक्वल टू क्या होता है, FY मतलब यील्ड स्ट्रेस होता है। यील्ड स्ट्रेस कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 415, जो डिजिट लिखा रहता है वही होता है। तो लिखते हैं XU लिमिटिंग इक्वल टू 700 इंटू D अपान 0.87 इंटू 415 प्लस 1100। इसको सॉल्व करिए, देखते हैं कितना आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो वैल्यू आएगा अप्रॉक्सीमेटली आपका वैल्यू आएगा 0.48 इंटू डी के लगभग आएगा। इतना कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, ठीक इतना ही आएगा। एक मिनट मैं भी ज़रा देख लेता हूँ, करके देख लेते हैं कि आता है कि नहीं। सेवन 700 डिवाइडेड बाई 0.87 तो देखिए ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है मेरा नियर अबाउट 0.4791 डी। तो देखिए 479 इतना आ रहा है, तो इसको हम लिख सकता है एक्सयू लिमिटिंग 0.48 डी किसके लिए है, FE415 के लिए। इसी तरह से आप FE500 के लिए देखिए एक्सयू लिमिटिंग हो जाएगा 0.46 इंटू डी किसके लिए, FE500 के लिए। और इसी तरह आप देख लेंगे इसके लिए भी होगा 250 के लिए एक्सयू लिमिटिंग इक्वल टू हो जाएगा 0.53 डी। ये किसके लिए है, FE250 के लिए। आप इसमें वैल्यू रख के FY का मतलब यही होता है, FY यहाँ के बाद करेंगे तो 250, 500 में 500 हो जाएगा, रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। नियर अबाउट इतना ही वैल्यू आएगा। तो इतना बड़ा फार्मूला में याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे ये वाला कंडीशन याद करेंगे और यहाँ से हम सीधे निकाल देंगे कि कितना आएगा वैल्यू, ठीक है। ये तो होगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या फिर बोल दें एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब बात करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की बात करेंगे तो इसमें कंप्रेशन फोर्सेस इक्वल टू टेंशन फोर्स कर देंगे, आसानी से यहाँ से आ जाएगा। इसके लिए करने से पहले हमें थोड़ी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। देखते हैं टाइम है कि नहीं, अगर लेंदी जा रहा होगा तो कल करेंगे। फिर देखिए ज़रा इसमें स्ट्रेस डायग्राम में जो वो मैंने बोला था उसको भी बताऊँगा क्या कैसे आता है, तो उसको पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए ये इतना दूरी कैसे आया और ये इतना दूरी कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम ये बन जाता था हमारा, ये इस तरीके से और इस तरीके से होता था, और यहाँ से मैं इस तरीके से बोलते थे। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, कितनी दूरी पर स्ट्रेट रहेगा, उसके बाद पैराबोलिक बनेगा। ये तो दूरी हमें पता होनी चाहिए ना। अगर इसको y मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, चलो y दोनों एक सेम बराबर है तो y मान लेता हूँ। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी तो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे ही हम चलेंगे आपका निकालने के लिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ना, वहाँ पर डिराइव करते समय इस वाली दूरी हमें चाहिए होगा, ये वाली दूरी हमें चाहिए होगा। तो देखिए तो क्या होगा, अगर ये y है, अगर इसको y1 मान लूँ, ठीक, अभी फ़िलहाल के लिए कैलकुलेट करने के लिए अभी बता रहा हूँ। इसके बाद मैं इस चीज़ को कभी आपको डिस्कस नहीं करूँगा, इस टाइम में बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमेशा फिर सीधे जितना वैल्यू आया था उस चीज़ को लेकर चलेंगे। फिर सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करें, स्ट्रेन डायग्राम को कंसीडर करेंगे। फिलहाल स्ट्रेन डायग्राम को कंसीडर करेंगे, इसमें सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 0.0035 अपान
एक्स यू लिमिटिंग हो जाएगा कि नहीं, 0.35 अपान एक्स यू, लिमिटिंग को छोड़ते हैं एक्स यू करते हैं, अब देखेंगे वो कितना आएगा, किसके हिसाब से आता है वो। ठीक, एक्स यू कर दिया, जैसे एक्स यू यहाँ पे है, ठीक, उस तरीके से कर दिया हमने। अब देखते हैं कितना आता है। तो ये दूसरी साइड, अब इतने दो ट्रायंगल की बात करेंगे, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल जो ये नीचे छोटा सा बन रहा है, ठीक, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। नाम दे दे, अगर इसको 0 लिख दूँ, ए बी कर दूं, इसको सी डी कर दूं, तो यहाँ बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल सी डी ओ, इन दो में हम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक, सी डी ओ और ए बी ओ दो ट्रायंगल है हमारे पास, उनके बीच में अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले वाला ट्रायंगल के लिए ए बी सी नहीं ए बी ओ का बात कर लें, इतना आया। अब सी डी ओ की बात करते हैं, कितना होगा, तो देखिए ये अपन ये करेंगे 0.002 अपन ये वाली डिस्टेंस कितनी है, वाई, यहाँ पर हमने माना हुआ है। देखिए ये वाली डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक था, इसको हमने वाई माना हुआ है कि नहीं माना हुआ है, यहाँ पे वाई हो जाएगा। तो वाई की ही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो वाई इक्वल टू, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, देखिए 0.002 अपन 0.0035 इंटू एक्स यू हो जाएगा। इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, तो देखिए थाउजेंड से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर चले मैं नीचे से जो हमारा ये हर है, ठीक है, इसमें से मैं क्या करूं कि पॉइंट को ख़त्म करना चाहूं तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर मल्टीप्लाई किया, हटाया हमने, तो 1 2 3 1 2 3 एक शून्य बचेगा, वो ऊपर चला गया, 20/35 एक्स यू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कैंसिल आउट किसी से हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा। तो जो y इक्वल टू हो जाएगा वो अगर 20/35 एक्स यू है, इसमें हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 4/7 एक्स यू। कितना आया, 4/7 एक्स यू, 4/7 एक्स यू है। या इसी को हम बोल सकते हैं कि 0.5, देखिए y इक्वल टू इतना आ गया, तो y1 इक्वल टू कितना होगा, देखिए एक्स यू इक्वल टू कितना है, y1 प्लस y, यही है एक्स यू इक्वल टू, जो एक्स यू ये था इसके इक्वल टू कितना है, y1 प्लस y है। तो यहाँ से हमें y मिल गया, तो y1 कैलकुलेट करना तो कितना होगा, एक्स यू माइनस y हो जाएगा, यही चीज़ होगा, एक्स यू माइनस y हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स यू माइनस y कितना हमारा कि 4/7 एक्स यू। अब जब y1 कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आएगा 3/7 एक्स यू। तो देखिए y1 और एक्स यू दोनों कैलकुलेट हो गया हमारा। तो अब हमसे अब दोबारा कभी ये चीज़ मत पूछना कि सर ये वाला कितना ऐसे कैसे आया, तो इसको हम हमेशा डायरेक्ट लिखा करेंगे कि ये 3/7 एक्स यू है। इसके नीचे का जो पार्ट है इसको हमेशा हम लिखा करेंगे, यहाँ पे जब भी डेरिवेशन करेंगे या फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर सीधे लिखा करेंगे 4/7 एक्स यू। कैसे आया था वो चीज़ हमने बता दिया, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए ओवर करेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा लेंदी जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे तो उसमें आपको एक्स से जो आपका एक्चुअल डेल्टा न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट होगा वो बता देंगे, और उसके साथ साथ आप लोगों को मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता देंगे। अगर टाइम बचा तो एक आके क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ओवर करते हैं। ये चीज़ें नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग क्वेरी में पूछ सकते हैं, कमेंट में बॉक्स में कर सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, बता दीजिए, तो फिर से बता देंगे अगला वीडियो जब डालेंगे तो, ठीक है। तो आज के लिए ओवर करते हैं, थैंक यू।